हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा और बैंकिंग है। जो पिछला क्लास था उससे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, इसमें फैक्ट भी रहेगा और साथ में हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। मैंने कुछ चीज़ें टाइपिंग की है, इसके अलावा मैंने जो मेरे नोट्स थे उन नोट्स को क्या किया मैंने यहाँ ऐड किया है। मैं उसको आपको समझाता भी चलूँगा और साथ में आपको चीज़ें समझ में भी आएगी। जो भी मैंने पुराने नोट्स हैं कुछ नए हैं तो उन सभी चीज़ों को मैंने एड ऑन किया है इसमें। तो मैंने फोटो लेके उसको बताया, मैं आपको समझा दूंगा साथ में ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब आप क्या कर सकते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसको आप आराम से समझ सकते हैं। इसमें आप क्या समझेंगे, जो बैंकिंग सिस्टम है इसको आप समझेंगे। दूसरा, जो बैंक वर्किंग का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, कैसे होता है और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उसमें आरबीआई की भूमिका क्या होती है, तो वो सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर ऋण लेना होता है, इसके अलावा ऋण का प्रभाव क्या होता है, महंगाई क्या होती है, निवेश क्या होता है। हम इन सभी चीजों को इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को यदि आप अप डाउन करते हुए देखते हैं तो उसमें आरबीआई की भूमिका क्या है, बैंकिंग सिस्टम का रोल क्या है। लोगों के पास जो पैसा होता है वो पैसा कम हो ज्यादा हो, लोग पैसा ज्यादा ले कम ले ऋण के रूप में, या फिर और अन्य जमाए हैं बैंक में जमा कराते हैं, सिक्योरिटी है, तो कई सारे आधार हैं। उन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। इस वीडियो से आप क्या करेंगे, इनको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। मैं आता हूं डायरेक्ट वहीं पर जहां हमारा जो क्लास रह गया था। आरबीआई से पढ़ते हैं हम लोग। यहां से पढ़ते हैं हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर यह बना और आरबीआई एक्ट आया 1934 को और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय पहले कलकत्ता में था 1935 से 1937 और 1937 से बाद में आगे तक जो है वो मुंबई में रहा। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं कि इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, इसके अलावा पहले ये जो जब भारत उपनिवेश था तो उसके अधीन था। फिर इसमें पहले विदेशी गवर्नर थे, फिर बाद में आप देखते हैं कि जब भारतीय गवर्नर बने सीडी देशमुख पहले गवर्नर थे भारतीय, और एओ स्मिथ जो थे वो आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे। इसके जो फॉरेनर्स ना उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, विदेशी। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि इसका जो प्रोसेस है उसको समझते हैं कि ये क्या करता है कि जो मनी सप्लाई होती है इसको कंट्रोल करता है। इसके पास कई सारे आधार हैं, मैं आपको इसमें समझा देता हूं, लेकिन पहले आप आराम से समझ लीजिए क्यों जरूरी है इसका नियंत्रण। अगर मान लेते हैं कि लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया, मान लेते हैं कि सरकार जो है वो लोगों के पास पैसा बांटे, अगर लोगों को पैसा बांटे, लोग जाकर मांग करें, डिमांड करें, मैं ये सामान ले लूं, वस्तु और सेवाओं के अंदर क्या करें, आयात करना जो है मतलब डिमांड करना स्टार्ट कर दें। अब इतना उत्पादन ही नहीं हो तो वो क्या करेंगे, ज्यादा पैसा देकर उस चीज को खरीद लेंगे, और ज्यादा पैसा देकर खरीदेंगे तो उसकी क्या करेंगे, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, समझिए। आपको इसे समझ में आ जाएगा, ये मैं पेज ले लेता हूं, इसी में समझ लेते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये सरकार है और सरकार क्या कर रही है, एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर देता हूं। कोई पेज देख लेते हैं, मिल जाए तो। आप देख सकते हैं सारी चीजें हैं। ये यहां पर पेज आ गया एक। चलिए मैं यहां पर समझा देता हूं आपको ना। इससे आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से।
अब देखिए इसको समझिए, ये मैं मानता हूं कि सरकार जो है वो पैसा बांट रही है, पैसा बांट रही है, ठीक है। एक व्यक्ति के पास मान लो कि जो लोग हैं उनको 1-1 लाख रुपए है, वो बांट दे सरकार, 1-1 लाख रुपए दे दे। अब 1 लाख रुपए अगर मान लो सरकार देगी उसको, तो लोगों के हाथ में क्या आएगा? हाथ में पैसा आएगा। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे? सरकार एक तर्ज के ऊपर पैसा दे दे, सरकार एक तर्ज के ऊपर पैसा दे कि आप इन पैसों को बैंक में जमा नहीं करवाएंगे, ये पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। सरकार अगर ये कहे कि आप इन पैसों को केवल खर्च करेंगे, बैंक में जमा नहीं स्वीकार करेंगे, मतलब बैंक में जमा नहीं करेंगे, या कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे 1-1 लाख रुपए। अब आप क्या करेंगे? सामान खरीदने जाएंगे, सामान खरीदेंगे, और सामान अगर आप खरीदने गए तो पता चला कि सामान उतना है ही नहीं, सामान उतना है ही नहीं। मान लेते हैं कि 100 टीवी है, ठीक है, 100 टीवी है, और एक टीवी की जो कीमत है वो मान लेते हैं कि 15,000 रुपए है, एक टीवी की 15,000 रुपए है। दूसरा 100 जो है वो मान लेते हैं कि फोन है, फोन कितने हैं? 100। मान लेता हूं कि मैं आईफोन मान लेता हूं, आईफोन 100 है केवल, ठीक है। अब लोग गए, अब लोगों के हाथ में पैसा आया तो उन्होंने क्या किया? 15,000 रुपए लोगों ने अब इसको खरीदा। अब जिसके पास पैसा था उसने खरीद लिया, फोन केवल 100 ही है। तो लोगों ने कहा कि ये कितने का है? कि 15,000 रुपए का। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं इसके 16,000 रुपए दूंगा। मैं कितने दूंगा? 16,000 रुपए दूंगा, ये फोन मेरे को दे दो, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 15,000 की, मैं आपको 16,000 दूंगा। दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, मेरे को टीवी पसंद है, मैं 17,000 रुपए दूंगा। दूसरा बोलेगा कि नहीं, मैं इसके 40,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। समझ रहे? मतलब इसकी वास्तविक वैल्यू कितनी थी? 15,000 रुपए। लोगों ने कितने बढ़ा दिए? 16,000 रुपए, 17,000 रुपए, 40,000 रुपए। ऐसे क्या करेंगे वो? इस फोन के अंदर भी करेंगे। आईफोन है, और आईफोन के अंदर मान लेते हैं कि 100 फोन है, ठीक है, और एक फोन की वैल्यू कितनी है? मान लेते हैं कि 50,000 रुपए। अब जो है 50,000 रुपए है। अब लोगों के पास पैसा आया और पता चले कि जो मॉडल आया है ये मॉडल केवल 100 ही लॉन्च होने वाले हैं, इसके बाद में लॉन्च नहीं होने वाले। तो लोगों ने क्या किया कि इसके अंदर ऐसी फीचर्स डाल दी, मतलब कंपनी ने ऐसी फीचर्स डाले जो अमेजिंग है, उपयोगी है और बहुत बेहतर है, ठीक है, सस्टेबल है और ड्यूरेबल है, ठीक है, टिकाऊ है वो। तो उसने कहा कि 50,000 रुपए है। 50,000 तो चलो मान लेते हैं कि कम ज्यादा हो गया एक बार लगता है, लेकिन मान लेते हैं कि 30,000 रुपए का मान लेते हैं एक बार, ठीक है। 30 क्या 40,000, 50,000 तो मान के चलते हैं, 50,000 से तो कम क्या आता है, 50,000 रुपए मान के चलते हैं, ठीक है। अब 50,000 रुपए का है, 100 ही फोन है केवल। तो लोग क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे? पैसा काम लगाएंगे इस जगह, खरीदना उनके पास में मौका है, तो वो क्या करेंगे? फोन ले लिए। अब ये बोल रहा है कि 50,000 रुपए, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं इसके 55,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। दूसरा कह रहा है कि मैं 60,000 रुपए दे सकता हूं इसके। तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि मैं इसके 70,000 दे सकता हूं। इसकी वैल्यू कितनी थी? 50,000 रुपए। लोगों ने क्या किया? जब लोगों के हाथ में पैसा आया जरूरत से ज्यादा, तो उन्होंने क्या किया? इसकी डिमांड की, और डिमांड की तो इसकी क्या की? कीमत बढ़ा दी। उत्पादन उतना ही है, 100 का उत्पादन है, इसकी वैल्यू बढ़ गई, प्राइस बढ़ा दी इसकी। तो जो ये प्राइस बढ़ी है, ध्यान रखना इस बात का, इसकी वैल्यू कितनी थी? 40-50,000 रुपए, बढ़ा दी कितनी? यहां तक। ऐसे ही इसके अंदर किया। इसका मतलब अगर उत्पादन लिमिट में है
और लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ जाए तो वो क्या करेंगे, उस लिमिट को क्रॉस कर देंगे। कैसे? लोग वो सामान खरीदेंगे तो यहां पर दिक्कत होगी कि या तो उत्पादन को बढ़ावा मिले, ठीक है, उत्पादन को बढ़ावा देंगे, लेकिन कीमत तो 15,000 रुपए थी ना उसकी, गवर्नमेंट के हिसाब से तो 15,000 थी, लोग कितना देने के लिए तैयार हो गए, 17,000 40,000 रुपए देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन क्या वो जो प्रोडक्शन करता है वो 40,000 रुपए तो नहीं लिखेगा उसके ऊपर, नहीं, उसकी वैल्यू 15,000 रुपए ही है, लोग कितने में खरीदने के लिए तैयार है, 40,000 रुपए में, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं महंगाई, इसकी कीमतों में बढ़ जाना, कीमतें जब बढ़ जाएगी तो उसको बोलते हैं महंगाई। इस बात का समझ लेना अच्छे से। इसका मतलब आप डिमांड कर लेंगे, मतलब मांग कर लेंगे, तो इसी चीज के लिए अब क्या होगा, पैसा जो है वो कम रहेगा। एक तो माध्यम गवर्नमेंट बांट रही है, इससे हो सकता है। ये इस्तेमाल कब करती है गवर्नमेंट? ज्यादातर वो करती है जब कोई मंदी की स्थिति हो या कोई ऐसी घटना हो जिसकी वजह से देश के अंदर अर्थव्यवस्था चरम स्थिति में आने की स्थिति में हो, तब जाकर ऐसा करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आगे। आप समझिए आराम से ताकि बैंकिंग सिस्टम आपको समझ में आए। दूसरा यहां समझ लेते हैं कि जैसे मान लो कि बैंक है, ठीक है, आप बैंक ने कहा, लेकिन बैंक क्यों कहेगा ऐसा? आरबीआई है, ये लोगों को लोन नहीं देता डायरेक्ट, इस बात का ध्यान रखना। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक माना जाता है, सरकार का बैंक माना जाता है। ये लोगों को सीधे पैसे नहीं देता, ये बैंकों को देता है पैसे, और बैंक बाद में अपने ग्राहकों को पैसा देते हैं। तो आरबीआई का ग्राहक कौन है? बैंक। और बैंकों का ग्राहक कौन है? हम लोग हैं, संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं, इंडस्ट्री हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो आरबीआई मान लेते हैं कि यदि ब्याज दर ज्यादा लेगा, ब्याज दर ज्यादा लेगा, मतलब अगर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंकों को चलाना है तो वो क्या करेंगे, लोगों को पैसा बांटना है, तो ये क्या करता है, आरबीआई से उधार लेता है। आरबीआई से उधार लेगा बैंक, तो बैंक जो है वो भी तो ब्याज लेगा लोगों से। लेकिन ये तो पक्की बात है कि आरबीआई से जो बैंक है, ठीक है, जैसे आरबीआई 3% के ऊपर ब्याज देता है, मैं मान के चलता हूं, ठीक है, 3% के ऊपर, या मान लेते हैं कि 4% हो गया, ठीक है, 4% के ऊपर आरबीआई जो है वो बैंकों को उधार देता है। ठीक है, आरबीआई उधार देता है तो उसमें भी अल्पकालिक होता है, दीर्घकालिक होता है। ठीक है, जो बैंक दर के आधार पर अगर मान लो कि जो ऋण लेते हैं वो होता है लॉन्ग टाइम के लिए, ध्यान रखना इस बात का। देखिए एक बार से आपको चीजें समझ में आ जाएगी, फिर आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको जो मैं पढ़ाऊंगा वो चीजें आराम से समझ में आएगी। कैसे? ये आरबीआई है। अब क्या होता है कि जो रिजर्व मनी बोला था ना हमने, जो 200 करोड़ रुपए का, ठीक है, वो तो मैंडेटरी है। आरबीआई क्या करता है, दो तरीके से काम करता है। एक करता है रिजर्व पैसा अपने पास में रखता है, दूसरा होता है बांटता है। ठीक है, पहला तो ये, इसके अंदर दो व्यवस्था होती है कि पैसा कहां से होता है, लोगों का पास पैसा आता है, करेंसी होता है, गोल्ड होता है, कई सारे आधार, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, कई सारी चीजें होती है, मतलब सरकारी प्रतिभूति है। ठीक है, अब आप समझिए इसको। अब ये बांटता है, मान लो पैसा, पैसा बांटता है किसको? अब आरबीआई पैसा किसको देगा? बैंकों को, बैंकों। ठीक है, अब बैंक को पैसा देगा तो बदले में क्या लेगा? ब्याज। कुछ तो देना पड़ेगा ना इसको, क्योंकि फिर आरबीआई कैसे चलेगा? आरबीआई के कर्मचारी क्या करेंगे? सारी व्यवस्था चलती है, इससे मैनेजमेंट चलता है पूरा। तो आरबीआई क्या करता है, अगर बैंकों को उधार देता है तो बदले में क्या लेता है? ब्याज लेता है। मैं मान के चलता हूं कि अगर आरबीआई है बैंकों को उधार दे रहा है 3% के आधार पर, आराम से समझिए एक बार की बात, ठीक है, 3% के आधार पर देता है। आरबीआई बैंकों को जो पैसा देता है वो 3% पर देता है, मान के चलते हैं। तो अब क्या होगा कि बैंक जो है वो
कंपनियों को, लोगों को, मतलब ग्राहकों को, अपने कस्टमर को, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि बैंक जब इनको पैसा देगा, कंपनी को, लोगों को, ग्राहकों को, ठीक है, जो भी ग्राहक है, ठीक है, लोग भी आते हैं, कंपनी आते हैं, इंस्टीट्यूट आते हैं, जो भी सब लोग हैं, ऑलमोस्ट सब लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अब जब बैंक इसको पैसा देगा, अब लोगों को जरूरत होती है पैसों की। लोगों को जरूरत किस चीज में होती है? पहला, सामाजिक कार्यों में, जीवन शैली के लिए, बेहतर जीवन शैली के लिए क्या होता है? पैसों की जरूरत होती है। सामाजिक कार्यों के अंदर है, आर्थिक जरूरतें पूरी करनी होती है, घर बनाना होता है, पढ़ाई करनी होती है, स्वास्थ्य के लिए होता है। इसके अलावा जो सामाजिक जितनी भी जिम्मेदारी है उन सभी के अंदर काम होता है। अपनी मांग और पूर्ति को पूरा करने के लिए भी सारी चीजें होती है। अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए कई सारी चीजें होती है, ठीक है। पैसों की जरूरत होती है, खाने पीने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो कई सारे आधार है, ठीक है। तो आप देखते हैं यहां पर पैसा किसको दे रहे हैं? बैंक ग्राहक को, ठीक है। इनके ग्राहक मैंने समझा दिया आपको। बैंक पैसा किनको देता, आरबीआई किनको पैसा देता है? और इन बैंकों को किस आधार पर? 3% के आधार पर, ठीक है, पहला। अब बैंक ग्राहक को पैसा देते हैं, ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि क्या सभी बैंकों को एक समान राशि होती है? नहीं। बैंकों की जो आप देखते हैं, जो क्रेडिट स्कोर होता है, बैंकों का जो क्रेडिट स्कोर होता है, उसकी रेपुटेशन होती है, उसका जो प्रोसेस होता है, उसके काम करने की शैली होती है, उसका जो स्टेटस होता है, उसके आधार पर पैसा देता है, ठीक है। अगर एनपीए होता है, एनपीए बताऊंगा आपको। आरबीआई जो है बैंकों को पैसा देता है 3% के ऊपर। अब बैंक ग्राहक को पैसा देंगे तो 3% से कम तो नहीं देंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि फिर बैंक क्या कमाएंगे? और ये क्या करते हैं? लाभ के लिए काम करते हैं, क्योंकि लाभ तो कमाना है ना, क्योंकि बिना लाभ के लिए काम कैसे करेंगे? लाभ होगा तो उसी लाभ का हिस्सा क्या करेंगे? अब ये क्या होगी? एक तरीके की सर्विस हो गई, सेवा होगी, तो ये क्या करेंगे? ब्याज लेंगे, क्या देकर? ऋण देकर। किनको? ग्राहकों को। ग्राहकों को क्या देंगे? ऋण देंगे, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 3% है, तो बैंक इनको कितने में देंगे? 5% से 10% के बीच में, ठीक है, 5 से 10% के बीच में। आराम से समझ लीजिए इस चीज को। आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई पैसा देता है बैंकों को, ठीक है, 3% के ऊपर। मान लेते हैं एक बार एग्जाम्पल, ठीक है, 3% के ऊपर ब्याज देता है, ये इनको ऋण देता है, उधार देता है। बदले में क्या लेगा वो? क्या गिरवी रखकर? सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं इनको, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। मान लेते हैं कि एक ऐसा प्रारूप है, उसके ऊपर लिखा रहता है, मान लेते हैं कि बैंक है, अब इसके ऊपर कुछ लिखा रहता है, तो ये क्या होता है कि जैसे आरबीआई लाभ कमाता है, तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर 100 रुपये है लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, 100 रुपये लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब ये बताओ कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहां पर रखेंगे, ठीक है, जिससे बट्टे पर पैसा जारी करते हैं उस हिसाब से, ठीक है, 100 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन देगा कितने? तो ये 100 रुपये लिखा हुआ है, तो ये जमा कितने में होगा? 90 में केवल 90 रुपये, लेकिन वहां जब लिखा होगा उसके ऊपर, जब बुलाना होगा वापस रिटर्न, तो 100 रुपये होगा, मतलब 10 रुपये 20 के अंदर, क्योंकि लाभ तो कमाना है ना उसको, उससे कम में जारी किया जाता है बट्टे में, ठीक है, उससे कम में जा रहा है, जो सामने लिखा हुआ है उससे कम में पैसा जारी किया जाता है। और इतना पैसा जब वो टाइमलाइन उसकी कंप्लीट हो जाती है तो बाद में क्या होता है? वो पैसा ले लेता है। एक तो तरीका ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, ठीक है। दूसरा और बता देता हूं। अब मान लेते हैं कि ब्याज है, ठीक है, ब्याज दर ले रहा है, तो बदले में क्या ले रहा है? ब्याज ले रहा है, ये ब्याज कमा रहा है। अब जो बैंक है वो अपने ग्राहकों को अगर ऋण देते हैं तो बदले में क्या लेंगे? ब्याज, लेकिन इससे ज्यादा लेंगे,
ठीक है, ये तय कौन करता है? आरबीआई की गाइडलाइन। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि कुछ बैंकों को अपने अनुसार जो ऋण का जो आदान है, मतलब आदान प्रदान करना है, उसके लिए जो ऋण जो रेट होती है, लोन की रेट होती है, ठीक है, ब्याज दर होती है, वो क्या कर सकता है? ये तय कर सकता है। आरबीआई भी तय करता है और बैंक भी तय कर सकते हैं, दोनों आधार है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब ग्राहकों को लोन देंगे तो ग्राहक क्या होंगे? अगर ये ब्याज दर कम होगी, ब्याज दर अगर कम होगी तो लोग क्या करेंगे? पैसा मतलब उधार या ऋण ज्यादा लेंगे, सीधी सी बात है, समझ रहे? अगर सस्ता लोन मिल रहा है तो लोग क्या करेंगे? ऋण ज्यादा लेंगे, और ऋण ज्यादा लेंगे तो लोग क्या करेंगे? मार्केट में अंदर मांग करेंगे, डिमांड करेंगे। कोई घर बनाएगा, कोई शादी करेगा, कोई अपनी शिक्षा पे पैसा लगाएगा, कोई हेल्थ के ऊपर लगाएगा, या फिर अपनी सामाजिक और आर्थिक जरूरतें जो भी है वो पूरी करने के लिए पैसा लगाएगा वो, ठीक है। जब इनके लिए लगाएगा तो पैसा जाएगा मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर। तो बाजार के अंदर क्या करेगा? वो मांग बढ़ा देगा। मांग बढ़ेगा तो क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। देख लीजिए, उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में क्या आएगी? उनकी आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो फिर वो क्या करेंगे? मार्केट को क्या करेंगे? वापस प्रोडक्शन के लिए तैयार कर देंगे, चालू करेंगे, ठीक है। और वही आय का सिस्टम चलता रहेगा। अगर मान लो कि यहीं पर अब पैसा आ गया, तभी तो हो रहा है ना मार्केट में। मार्केट को चलाने के लिए क्या किया? देखो गवर्नमेंट की, ये आरबीआई की व्यवस्था क्या है? ऐसे। लेकिन पता चले अगर तरलता बढ़ानी हो, मतलब तरलता बढ़ानी हो, तो आरबीआई क्या करता है कि सस्ते दर के अंदर जो बैंक है उनको पैसा देता है, अपनी दर को कम कर लेता है। इससे क्या होता है? ये लोग ज्यादा पैसा लेते हैं, और ये लोग फिर क्या करते हैं? जब आरबीआई कम दर पे अगर पैसा देता है बैंकों को, तो बैंक भी क्या करते हैं? ग्राहकों को कम दर के ऊपर पैसा देते हैं। इससे क्या होता है? कम दर के आधार पर लोग क्या करते हैं? ग्राहकों से जो है बैंक से पैसा उधार लेते हैं, और मार्केट को चलाने में भूमिका रहती है, ठीक है। मामला कब फंसता है? कि जब बैंक ग्राहकों को पैसा दे देते हैं, ठीक है, लेकिन जो ग्राहक है वो पैसा खर्च ना करके अपने अकाउंट में सेव कर लेते हैं, उसको अपने अकाउंट में सेव रखते हैं। तो जो आरबीआई जो व्यवस्था चाहता था, ठीक है, मतलब मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना या उसको चलाना, व्यवस्था को, तरलता को बढ़ाना या कम करना, ठीक है, उसके लिए आरबीआई कभी कभी क्या होता है कि जो जनता है वो अपने पैसे अकाउंट में सेव रखती है, उसको खर्च नहीं करती। वो मान लेते हैं कि एक बैंक से उधार लिया 3% के ऊपर, ठीक है, और उसने क्या किया? अपना बैंक में पैसा रखा, केवल उसको खर्च नहीं किया उधर, और खर्च नहीं किया कि मैं भविष्य में जाकर खर्च करूंगी मैं पैसा, क्योंकि जो ऊपर का पैसा वो मैं इंस्टॉलमेंट में देते रहूंगी या देता रहूंगा, ठीक है, जो भी है। तो 3% का पैसा है वो बैंक, अब ये पैसा यहां पर दे दिया, जमा है, ठीक है, या फिर ना तो उसने प्रॉपर्टी खरीदी, ना उसने कहीं और खर्च किया अपने अकाउंट में। तो आरबीआई जो चाह रहा था, अगर लोग ऐसा कर ले तो पैसा बैंक के अंदर फंस जाता है वहां पर, तो जो चाह रहा वो उद्देश्य पूरा नहीं होता। ये एक व्युत कर्मानुपाती जो व्यवस्था है वो हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। मैंने बता दिया कि देखो बैंक की व्यवस्था है, उसकी वजह से क्या हो सकता है। हमारे पास है व्यवस्था आगे, आरबीआई बैंक दोनों के बीच में क्या है? ब्याज, ठीक है, फिर ये ग्राहक, ये ब्याज। अब ध्यान रखना इस बात का, बैंक जो ग्राहकों से उधार लेते हैं, दो चीज होती है, एक बैंक में जमा होता है, ठीक है, देखो जमा होती है, ठीक है। अब दो तरीके से होता है, एक चालू अकाउंट, एक बचत, दोनों अकाउंट में पैसा जमा होता है, लेन देन दोनों में चलता है। ध्यान रखिए इस बात का, जमा होता है एक चालू में, एक बचत में, ठीक है। अब आप देखिए कि चालू अकाउंट में जो बैंक है, चालू अकाउंट के अंदर पैसों का लेन देन करते हैं, उसमें ब्याज नहीं मिलता, लेकिन किस में मिलता है? सेविंग जो अकाउंट है, बचत अकाउंट में मिलता है, ठीक है, बचत खाते में। अब दो चीज हो रहा है इसमें, जमा एक तो ये है, एक देखते हैं एफडी और एक आरडी, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, ये दोनों चीजें, इनके ऊपर ब्याज मिलता है, ज्यादा मिलता है, इनके अपोजिट में बचत खाते से ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन आप इसको
अगर बुनाते हैं, पैसा जमा करवाते हैं फिर निकालते हैं, तो उसमें बैंक भी चार्ज काटता है। ठीक है, मतलब आपने एफडी करवा रखी है, भाई मैं 1 साल तक एफडी करवा रहा हूँ, लेकिन एफडी 1 साल से पहले करेंगे तो फिर बैंक चार्ज काटेगा, इस बात का ध्यान रखना। वो काट कर आपको क्या करता है, पैसा दे देता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपको क्या करता है, ब्याज देता है, आपके अकाउंट में ब्याज आता रहता है मंथली। ठीक है, ऐसा। अब आरबीआई है, बैंक है, ग्राहक है, ठीक है, दोनों के बीच में ब्याज का आधार है। और जो बैंक है वो ग्राहकों को जो पैसा देते हैं उधार, तो बदले में जो ब्याज लेते हैं, ये जो बैंक की क्या होती है, संपत्ति होती है। ठीक है, अब बैंक के अंदर मान लो कि मैंने पैसे जाकर जमा करवा दिए, मैंने बैंक के अंदर जमा करवा दिए, तो बैंक को वो पैसे देने हैं वापस रिटर्न, क्योंकि मैं कभी भी उसको वापस रिटर्न ले सकता हूं। तो वो क्या होती है, बैंक की देयता कहलाती है, लायबिलिटीज कहलाती है। ध्यान रखना इस बात का, देयता कहलाती है क्योंकि बैंक को वो पैसा मुझे रिटर्न करना है। बदले में वो, जब मैंने बैंक में पैसा जमा कराया तो बदले में मुझे क्या है कि वो ब्याज तो दे रहा है, मुझे ब्याज तो दे रहा है, लेकिन वो पैसा जो मूलधन था, जो मूल पैसा था, ठीक है, वो पैसा भी मुझे रिटर्न करेगा ये। ठीक है, ब्याज तो देगा मेरे को मंथली, लेकिन साथ में मेरे को वो पैसा भी जब देगा। इस बात का ध्यान रखना, कब, जब मैं उसे पैसा लेने जाऊंगा तब वो मुझे पैसा दे देगा, जब पैसा ले लूंगा तो बाद में ब्याज नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो बदले में क्या होता है, मान लो कि मैं पैसे जमा करवा मैंने, लेकिन बैंक अगर उधार देता है ग्राहक को और बाद में उसे ब्याज लेता है, ठीक है, वो उसकी संपत्ति होती है, वो रिटर्न करना होता नहीं है। ठीक है, वो क्या होता है, इस बैंक की राशि के अंदर जुड़ जाती है। ठीक है, ये इस संपत्ति से क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम चलता है ब्याज से। ठीक है, अब बैंक ब्याज किसको देगी, मतलब ब्याज पर पैसा किसको देगी, जो पैसा चुका सकता है। इसीलिए सब लोगों को पैसा नहीं देती है, कंडीशन देखती है, सिचुएशन देखती है, सारे आधारों को देखती है। अब मैं देखता हूं कि बैंक ने मान लेते हैं कि पैसा दिया, बैंक ने पैसा दिया किसको, मान लेते हैं कि मैंने बैंक से पैसा लिया, बैंक से ग्राहक यानी मैं मान लेता हूं, ठीक है, मैंने पैसे लिए, मैंने ग्राहक से, ये जो बैंक है इसे 10 लाख रुपए का जो है वो मैंने लोन लिया। ठीक है, ऋण ले लिया, किससे, बैंक से, किससे, मान लेते हैं मैंने एसबीआई बैंक है, एसबीआई से 10 लाख रुपए का लोन लिया मैंने। अब मैंने क्या किया कि जो बैंक है इसने बिना गारंटी के, मतलब ऐसे ही लोन दे दिया, बिना गारंटी के 10 लाख रुपए का लोन दे दिया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि ये मेरे को गारंटी के तहत, मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रखकर, ये क्या करे, मेरे को लोन दे दे। लेकिन इसने मेरे को लोन किस आधार पर दिया, क्रेडिट स्कोर के ऊपर। मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा था इसलिए उसने मेरे को लोन दे दिया। अब क्या हुआ कि एसबीआई ने मुझे 10 लाख का लोन तो दे दिया, लेकिन मैंने 10 लाख लोन लिया था किस पर्पज से, बैंक पूछ रहा है कि आपने किस पर्पज से पैसा लिया, तो मैंने उसको कहा कि मैं पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए लूंगा। ठीक है, या व्यक्तिगत या किसी काम के लिए, मान लो कि मैंने घर बनाने के लिए या फिर कुछ सामाजिक जो या आर्थिक जरूरत है उसको पूरा करने के लिए मैंने क्या किया, पैसा लिया, कितना, 10 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से वो पैसा मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया, इमरजेंसी आ जाती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये, इसके आधार पर वो पैसा मेरा खर्च हो गया। अब मेरे पास जो पैसा है चुकाने के लिए, ठीक है, जो पैसा मैंने, मान लो कि कोई बिजनेस करने के लिए मुझे पैसा चाहिए था और मैंने पैसा लिया, अब वो काम मेरा पूरा नहीं हुआ और 10 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए। ठीक है, तो अब मेरा अगर पैसा खत्म हो गया तो मैं पैसा चुका नहीं पाऊंगा बैंक को, और जब बैंक को पैसा नहीं चुका पाऊंगा, और जब बैंक वालों ने क्या किया कि फिर अपने लोगों को भेजेंगे, केस करेंगे, कई सारे आधार होंगे, कई फॉर्मेलिटीज होगी, और इसके आधार पर बोलेंगे कि आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी संपत्ति है वो क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। लेकिन मेरे पास संपत्ति नहीं है, कोई गिरवी रखा नहीं, कुछ ऐसा है नहीं। तो अब ये हुआ कि दो कंडीशन हो कि या तो इसका क्या हो, इंश्योरेंस हो, यदि उस पैसे का जो आदमी ले रहा है अगर इसका इंश्योरेंस करवा ले, ठीक है, इंश्योरेंस करवाए, तो अगर ये सिचुएशन है कोई ऐसी आ जाती है जिसके तहत क्या होता है, फिर वो पैसा बीमा, जो बैंक है वो बीमा कंपनियों से लेती है। फिर बीमा कंपनी क्या करती है, उस इमरजेंसी के तहत
क्या करती है, उन पैसों को जो बैंक है वो रिकवरी कर देती है। दूसरी कंडीशन ये, यदि बीमा न करवाए और पैसा खत्म हो जाए किसी इमरजेंसी से, ठीक है, और बीमा कंपनी पैसा देने के लिए मना कर दे, ठीक है, या कोई भी कंडीशन हो कि जो कंडीशन थी उसके तहत तो नहीं हुआ, मतलब पैसा जो खर्च हुआ था, जो पैसा खत्म हुआ है वो हमारी कंडीशन के हिसाब से नहीं हुआ, इसलिए हम पैसा का भुगतान नहीं करेंगे। अब पैसा खत्म हो गया, तो पैसा खत्म हो गया तो जो बैंक है वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मान लें मैंने पैसे लिए तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो मेरे ऊपर क्या होगा, पुलिस केस होगा, और पुलिस केस हुआ तो मुझे कोर्ट के सामने पेश किया गया। मैंने कोर्ट को कहा कि साहब मेरे पास में पैसा नहीं है, मैंने हाथ खड़े कर दिए कि मैं दिवालिया हो गया, ठीक है, पैसा नहीं है मेरे पास में, अब बताइए क्या कर सकते हैं। आप मुझे जेल करना चाहे तो जेल कर सकते हैं, कोई भी जो भी दंड है मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूं, ठीक है, लेकिन सिचुएशन बताइए कि मैं ऐसा हूं। अब वो पैसा इसके पास नहीं जा रहा है बैंक के पास में, तो बैंक के पास वो 10,000 जो 10 लाख रुपए थे ये रिकवरी करेगा कैसे, समझ रहे हैं, ये पैसा यहां गया, अब पैसा दिया वापस रिटर्न नहीं आया, इसका मतलब एसेट्स खत्म हो गया, जो उसकी संपत्ति थी उसके निर्माण में कमी आएगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि बैंक का जो पैसा गया है और वो पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है उसको बोलते हैं एनपीए, मतलब जो संपत्ति बनने वाली थी ब्याज की वो नहीं बन पा रही है, पैसा भी गया संपत्ति भी गई, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, गैर लाभकारी संपत्ति, गैर लाभकारी संपत्ति, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, देख लीजिए। समझ में आ रहा है आपको चीजें, तो आप आराम से समझिए इस चीज को। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं, फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आरबीआई पैसा देती है बैंक को, बैंक ग्राहक को पैसा देते हैं, बदले में जो ब्याज होता है बैंक प्राप्त करता है, ब्याज प्राप्त करता है बैंक, ठीक है, और वो क्या कहलाती है, इसकी संपत्ति कहलाती है। बैंकों के अंदर जो जमा राशि है लोगों की, ठीक है, वो उसकी देयता होती है, मतलब वापस देना होता है, वापस निकलवा सकते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये। अब इनको अगर मान लो ग्राहकों को पैसा दे रहा है, अब ग्राहक है वो पैसा ऋण अगर नहीं चुका पाए, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम होगी, हम लोग वापस बात करते हैं एक बार ताकि मैं आपको चीजें वापस समझा दूं। हम बात करते हैं आरबीआई की, बैंक और ग्राहक तीनों की बात कर रहे थे, दोनों के बीच में यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, ठीक है, और आप देखते हैं कि यहां पर जैसा कि मैंने बताया आपको कि ब्याज और यहां पर भी ब्याज, ठीक है, बैंक की जो ब्याज है, ठीक है, ब्याज जो लेती है ग्राहकों से, ठीक है, वो क्या बनती है, संपत्ति, ठीक है। अभी अगर संपत्ति किसी कारणवश से नहीं बन पाए तो इसको बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है, गैर लाभकारी परिसंपत्ति। इस बात पर ध्यान रखिए, ठीक है, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जो ग्राहक है वो बैंक का पैसा कर चुकाने में असमर्थ है, वो नहीं दे पाता है, तो बैंक का पैसा डूब जाता है, वो रिकवरी नहीं कर पाता है, और नहीं कर पाता है तो उसकी जो ब्याज जो प्राप्त होने वाला था वो नहीं मिल पाता है, तो जो संपत्ति है वो नहीं मिल पाती उसको, और बैंक को बैंक से पैसा भी जाता है प्लस जो ब्याज के रूप में उसको संपत्ति मिलने वाली थी वो दोनों, तो इस बात का ध्यान रखना, इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है। एक तो कारण ये है, ठीक है, इस वजह से जो एनपीए होता है, ठीक है, आप समझते जाइए, फिर मैं चीजें क्लियर कर दूंगा आपको।
फिर बाद में और बता देता हूं कि और एनपीए किस वजह से हो सकता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, और किस वजह से होता है, दूसरा। अब हम लोग एक टर्म सुनते हैं कि भारत में कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से पैसा लेके दूसरी कंट्री में चले गए, ठीक है, तो कहा जाता है कि वो पैसा जो है वो डूब गया, एनपीए हुआ। वो कैसे हुआ देखिए, आगे कैसे कहेंगे उसको, दिवालिया। मान लेते हैं कि जैसे विजय माल्या है, या मैं किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेके मैं ये बता देता हूं कि कोई भी एक व्यक्ति है, अक्ष व्यक्ति है, ठीक है, और ये क्या करता है, बैंक से पैसा लेता है। क्या करता है, बैंक से पैसा लेता है उधार या ऋण के रूप में, ठीक है। पता चले कि ये आदमी रुपए ले रहा है, इस मतलब ये क्या है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है, ठीक है, एक व्यापारी है, यह व्यवसाय करता है, ये पैसा लेता है। मान लेते हैं कि 50,000 करोड़ रुपया उधार ले रहा है, मान लेते हैं कि 500 करोड़ रुपया ले रहा है, 500 करोड़ जो रुपया वो ले रहा है, ठीक है। अगर 500 करोड़ रुपया सरकार से ले रहा है, 500 करोड़ 1000 करोड़ जो भी है, मतलब ठीक है, बैंक से पैसा ले रहा है, इतनी बड़ी तर्ज में देते नहीं है लेकिन व्यवसाय को देते हैं, ठीक है, कुछ भी कारण हो पैसा दे रहा है। अब गवर्नमेंट जो ये है, पैसा जो बैंक है, इसने इसको पैसा दिया तो बदले में क्या रखेगा, वो संपत्ति, क्योंकि इतनी बड़ी अगर मान लो कि, क्योंकि ऐसे तो देगा नहीं, बायलैटरल लोन देगा वो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा ना, तो गिरवी रखकर वो क्या करेगा, लोन देगा, ठीक है। अब वो गिरवी कुछ भी रख सकता है, जो भी बैंक को अच्छा लगे उस हिसाब से, ठीक। अब मामला ये है कि जो 50,000 का लोन, मतलब ये मान के चलते हैं कि 500 करोड़ का जो लोन है अगर वो दे रहे हैं, ठीक है, 500 करोड़ का लोन दे रहे हैं, तो बैंक कितना रुपया देगी, मान लेते हैं कि 500 सीआर का जो लोन है ये बैंक दे रही है, ठीक है, बैंक दे रही है किस व्यक्ति को, अक्ष व्यक्ति को, ठीक है। अब यहां पर है कि इसकी जो संपत्ति है 500 करोड़ की, ठीक है, इससे ज्यादा की संपत्ति होनी चाहिए, जो लोन ले रहा है उससे संपत्ति ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो लोन देगा, ऐसे नहीं देगा, ध्यान रखना पहली चीज तो ये, ठीक है। या फिर उसके पास सिक्योरिटी का कोई और जो साधन है वो होना चाहिए, ठीक है, ये पहली चीज तो ये। अब इतनी संपत्ति दे रहे हैं, मान लेते हैं कि 500 करोड़ है और किसी अक्ष व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है वो 7,000 करोड़ की है, ये 700 करोड़ की है, सॉरी, ठीक है, तो उसको लोन कितना मिल जाएगा लगभग तो संपत्ति का 8 to 90% जो लोन है वो लगभग मिल जाता है, ठीक है। अब मामला ये आता है कि इतना लोन ले लिया, अब इस व्यक्ति को बैंक ने लोन दिया किस पर्पज से, ये कह रहा है कि मैं मान के चलता हूं कि मैं उद्योग में पैसे लगाऊंगा या इंडस्ट्री में पैसे लगाऊंगा, कि साहब कौन सी इंडस्ट्री में, कि मैं लगाऊंगा ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, कार बनती है, बाइक बनती है, ठीक है, ये सारी चीजें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, कार बनती है, बाइक बनती है, सारी चीजें बनती है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इस व्यक्ति को यह पता है कि अगर मैं 500 करोड़ रुपए यहां लगाऊंगा तो मुझे हो सकता है गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा देना पड़े, क्योंकि मैं पैसा ले रहा हूं तो मुझे एक तो ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है, प्लस गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो मेरे को ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, 500 करोड़ रुपया भारत के अंदर, मान लेता हूं कि भारत के अंदर इंडस्ट्री लगाने के पर्पज से वो पैसा लेता है, लेकिन वो पैसा क्या करता है, वो पैसा ऐसे कंट्री में लगाता है जहां उसको ब्याज मुक्त इंडस्ट्री लगाने का मौका मिले, पहले चीज तो ये, ठीक है, ब्याज मुक्त इंडस्ट्री लगाने का मौका मिले, मतलब टैक्स फ्री, सॉरी टैक्स फ्री जो है वो उसे टैक्स फ्री इंडस्ट्री लगाने का मौका मिले, पहले तो कंट्री है, क्योंकि कई सारी कंट्री है वो बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ पर आओगे तो हम आपसे टैक्स ले लेंगे, आप इंडस्ट्री लगाइए, इससे क्या होगा, वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मतलब रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री लगेगी
तो इंडस्ट्री के लिए आपको जमीन लेनी पड़ेगी, वहां वर्कर्स काम करेंगे, स्किल्ड नॉन स्किल्ड जो भी है, लोग डिमांड करेंगे, आय बढ़ेगी तो डिमांड करेंगे, तो वो अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक है, इस आधार पर क्या हम आपसे जो है टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स फ्री है, आप इंडस्ट्री लगाइए। तो अब मुझे बताइए कि जो व्यक्ति एक्स है वो पैसा कहां लगाएगा, जहां टैक्स ले रही है वहां पर, या फिर जहां टैक्स नहीं ले रहे हैं वहां पर। तो पैसा अब इसको बैंक ने उधार दिया, तो बैंक को उसने बताया थोड़ी, बैंक को तो उसने बताया कि मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगा रहा हूं, लेकिन उसने ऑटोमोबाइल सेक्टर में ना लगा के पैसा कहां लगा दिया। अब उसको कहा कि पहले तो टैक्स फ्री है, तो उसने कहा कि साहब ऑटोमोबाइल में लगा रहे हो, तो वो कह रहा है कि आप हमारे मेडिसिन में लगा दो, मेडिसिन में लगा दो, या फिर मान लेते हैं कि जो वेपन्स है, या फिर अदर इंडस्ट्री, मतलब इस इंडस्ट्री के अलावा कोई और इंडस्ट्री जो इसको लाभ देती हो, जैसे मान लो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको लेके, तो कह रहा है कि आप यहां पैसा लगा रहे हो, उससे अच्छा है कि मैं यहां जैसे ये कह रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यहां पर कार बाइक बन रही है, लेकिन ये वहां पर पैसा लगा रहा है दूसरी जगह में, और मान लो दूसरी जगह भी नहीं तो यहां पर भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कुल मिला के बात है कि कोई व्यापारी या व्यवसाय करने वाला व्यक्ति बैंक से जिस पर्पज से पैसा लेता है और वो पैसा उस पर्पज को ना पूरा करते हुए वो पैसा ऐसी कंट्री में लगाता है जहां उससे टैक्स नहीं लिया जाता है, दूसरा उस इंडस्ट्री से ज्यादा पैसा वो मुनाफे की बात करता हो, ठीक है, उसमें पैसा लगाता है। जिस काम के लिए पैसा लिया था वो पैसा उस जगह ना लगा के दूसरी जगह पैसा लगाना, उसको कहते हैं। तब इस चीज की बात की जाती है कि जिस पर्पज से जिस उद्योग लगाने के लिए जो पैसा दिया था, इस चीज का पता चलता है कि इसमें पैसा नहीं लगाया गया, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होती है कि जिस पर्पज से आपको पैसा दिया गया था उस पर्पज में आपने पैसा ना लगा के दूसरी जगह पैसा लगाया है, उस चीज की फिर जांच होती है, और जांच होती है उसके खिलाफ केस होता है, और यही इसी को, तो इस आदमी को यहां पर बोला जाता है, जिसे हम कहते हैं ना भगोड़ा, वो कि पैसा लेके भाग गया। तो जो पैसा जिस इंडस्ट्री में लगाना चाहिए तो कहां लगा रहा है, अपने देश में ना लगा के दूसरी जगह पैसा लगा रहा है। और यहां पर क्या होता है, केवल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कागजी जो कार्रवाई है उसके आधार पर यहां प्रक्रिया चलती रहती है। सरकार को, सीए को, ठीक है, इन सबको व्यवस्था कर दी जाती है, और वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को वो चीजें दिखाते रहते हैं, बैंक को वो चीजें दिखाते रहते हैं। अब इस आदमी को पता है, तो जो आदमी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर डाला ही नहीं, जब यहां लगा ही नहीं, तो यहां पैसे कैसे देगा वो, तो ये क्या करेगा कि यहां पर जब पैसे नहीं दे पाएगा, ठीक है, पैसे नहीं दे पाएगा, तो यहां इस आदमी ने क्या कर रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, तो ये बैंक जाएगा इंश्योरेंस वालों के पास में, लेकिन इंश्योरेंस वाले बोलेंगे कि इस आदमी ने जिस पर्पज के लिए पैसा लिया था वो तो लगाया नहीं, तो इन दोनों के बीच मतभेद हो गए यहां पर। तो यहां पर क्या किया, कानूनों को संशोधित किया गया, ठीक है, और उनके अंदर फेरबदल किया गया कि पहले जो इस आदमी को लोन दिया जा रहा है उसका वेरिफिकेशन हो, ठीक है, और ईकेवाईसी वगैरह सारा सब कुछ हो एकदम तरीके से, उसके बाद में उसका क्रेडिट स्कोर देखा जाए, उसकी स्टेटस देखा जाए, उसका प्रोडक्शन हो, और जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो सारी सब कुछ देखा जाए। इस आधार पर बैंकों को भी कहा जाता है कि आपने ऐसे कैसे दे दिया पैसे, तो कई सारी चीजें हैं, रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीजें। अब ये जो पैसा गया, अब इस आदमी ने पैसा मान लेते हैं कि कहां लगा दिया, भारत में ना लगा के किसी विदेशी कंट्री के अंदर लगा दिया। मैं एग्जांपल देता हूं, देख लीजिए, इंडिया और मैं मान के चलता हूं यूएई, ठीक है, यूएई के अंदर अब यहां पर जो एक्स व्यक्ति है जो 500 करोड़ रुपए का, जो 500 करोड़ रुपए बैंक से लिया, भारतीय बैंक से, ठीक है, और इसने वो पैसा कहां देना था, भारतीय बैंक में, लेकिन उसने भारत में पैसा नहीं दिया। यहां पर क्या नहीं लग रहा, उसका टैक्स नहीं लग रहा है, यहां पर क्या लग रहा है, यहां टैक्स लग रहा है, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा टैक्स लग रहा है वो तो ये है, इसके अलावा यहां पर जो ब्याज दिया जा रहा है वो चुकाया जा रहा है, या चुकाना पड़ेगा। ये व्यक्ति अगर मान लो यहां से चला जाता है तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा इसको, पैसा चला गया ना पूरा, ठीक है। तो यहां की जो गवर्नमेंट है, अब भारत सरकार जो है ये क्या करती है, बैंक इनको रिपोर्ट करते हैं कि आदमी यहां से भाग गया, ठीक है। तो भारत सरकार क्या करती है कि विदेशी जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, या संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, इस कंट्री के अंदर यहाँ के जो मिनिस्टर्स है, जो सरकार है, इनसे कहेगी कि यहाँ का जो एक्स व्यक्ति है भारत का,
वो आपके कंट्री में आके चला गया, मतलब यहाँ के आके बस गया, वो यहाँ रहने लग गया, तो आप ये हमारे लिए क्या है, क्रिमिनल है यहाँ। इसने बैंकरप्सी की है या फिर और काम किया है, इसने क्या किया, फर्जी काम किया है, तो इस आदमी को क्या करिए, आप हमारे पास लौटा दीजिए। तो ये गवर्नमेंट कहती है कि ये जो व्यक्ति है एक्स, ये आपके भारत सरकार के अंदर अपराधी है, ये यूएई गवर्नमेंट के अंदर अपराधी नहीं है, मतलब ये व्यक्ति हमारे यहां पर आ चुका है, समझ रहे हो, तो ये यहां अपराधी नहीं है, ये यहां अपराधी है, तो हम इसको वापस नहीं कर सकते, क्योंकि इसी आधार पर तो भारत से लोग कहां भाग के चले जाते हैं, अदर कंट्री के अंदर चले जाते हैं, तो और उनके ना सुरक्षित, तो इस आधार पर फिर दूसरा तरीका निकाला जाता है, विदेशी संबंध। विदेशी संबंध तो उसके आधार पर कहा जाता है, जब दोनों देश आपस में, जब ये दो देश आपस में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, या फिर रणनीतिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल जो भी है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कोलिब्रेशन करते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई आपके अंदर, जो आपके देश के अंदर जो हमारे अपराधी आ जाते हैं, अपराध करके वहां पर आ जाते हैं, तो उनको आप हमें लौटा दीजिए, तो हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। तो कई सारे आधारों पर ये क्या करते हैं, इनको रिटर्न बनाने की पॉलिसी भी हो जाती है, इनके खिलाफ कार्रवाई चलती है कि आप या तो इनको अपने देश में मत रहने दीजिए, अगर आप वापस रिटर्न नहीं कर सकते तो कई सारे ऐसे आधार हैं करते हैं। तो ये जो पैसा डूब जाता है इसको बोलते हैं एनपीए, ठीक है। पैसा जिस उद्देश्य के लिए लिया जाता है उस उद्देश्य में ना लगकर दूसरी जगह पैसा लग जाता है, क्लियर, और वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाते, इस वजह से सारा काम गड़बड़ हो जाता है इस आधार। तो बैंक क्या करती है, फिर उस एनपीए को वसूल करने के लिए, इस एनपीए की पूर्ति के लिए क्या करती है, वो उसकी संपत्ति है, इसकी संपत्ति को क्या करती है, अधिग्रहण कर लेती है और उसकी नीलामी करवाती है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है, तो बैंक डायरेक्ट भी करता है, और डायरेक्ट ना करे तो वो किसी दूसरी जो बेचने वाली एजेंसी है उनको क्या करती है, ये जो संपत्ति है, ये एनपीए का जो पैसा है ये बेच देती है, कहा उनको तो इतना पैसा दे दो, बाकी आप रखो, कितने में बेचो कोई दिक्कत नहीं, तो उस आधार पर कई सारी व्यवस्थाएं की गई, क्लियर, ये सारी चीजें इसलिए एनपीए होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, तो अब कई सारे जो आधार हैं इसमें आप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं यही क्लियर करता हूं इसको। अब हम पढ़ेंगे यहां से आरबीआई का, ठीक है, इसलिए पहले एक बार वो जानना जरूरी था, क्लियर। अब मैं बात कर, थैंक यू।